साउथ एशिया में एक के बाद एक सरकारें गिराई जा रही हैं। नेताओं पर करप्शन के आरोप, उनके बच्चे विदेशों से ब्रांडेड प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे थे और गरीब जनता इंपोर्ट कर रही थी ताबूत जिनके अंदर थी उनके बच्चों की लाश। नेपाल में प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी। फाइनेंस मिनिस्टर को सड़क पर दौड़ा कर चप्पल जूतों से पीटा गया। 2021 में म्यांमार की सरकार गिरी, अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की, जुलाई 2022 में श्रीलंका की, 2024 में बांग्लादेश की और फिर 2025 में नेपाल की। आखिर एक के बाद एक सरकारें क्यों गिराई जा रही हैं? क्या इसमें किसी सुपर पावर का हाथ है? अगर हाँ तो असली नंबर किसका है? या ये कि साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ रहा है? यही जानने की कोशिश करेंगे हम आज के इस वीडियो में। 27 अगस्त 2025 को नेपाल सरकार की संचार एवं सूचना मंत्रालय ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया जिसमें सभी सोशल मीडिया ऐप्स को सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया। इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया। टिकटॉक और वाइबर जैसे कुछ ऐप्स ने तुरंत रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन बाकी बड़े ऐप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, उन्होंने इस आदेश को नजरअंदाज किया। 4 सितंबर 2025 को सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए उन सभी सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। इसके बाद नेपाल के नौजवान सड़कों पर उतर गए, आवाज बुलंद करने लगे कि सरकार हमारी आजादी छीन रही है, हमारी आवाज दबा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पूरा आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन की वजह से था? क्या सिर्फ ऐप्स बंद होने से जनता सड़कों पर उतर आई? इसका जवाब है नहीं। सोशल मीडिया बैन तो बस एक चिंगारी था जिसके पीछे की असली वजह बहुत बड़ी थी। 8 मार्च 2025 को हामी नेपाल नाम के एनजीओ ने प्रोटेस्ट को आयोजन किया। इसके बाद नेपाल में बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू हुए। इन प्रोटेस्टर्स में ज्यादातर 20-25 साल के नौजवान थे जिन्हें जेन जी कहा जाता है। ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था जो पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन बीच में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। यहीं से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें शुरू हुई। पुलिस ने पहले रबर बुलेट्स और फिर धुएं के गोले दागे, लेकिन जब भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई तो पुलिस ने ओपन फायरिंग शुरू कर दी जिसमें 19 लोगों की जान चली गई। ये देखकर पूरे देश की जनता भड़क उठी और धीरे धीरे प्रोटेस्ट पूरे नेपाल में फैल गए। हालात इतने बिगड़ गए कि संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया, प्रधानमंत्री आवास को जला दिया गया। गुस्साई भीड़ ने वित्त मंत्री को दौड़ा कर चप्पल जूतों से मारा। हालात नियंत्रण से बाहर हो गए और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। साल 2006 में नेपाल से राजतंत्र को खत्म करके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि 2006 से लेकर अब तक किसी भी सरकार ने अपना पूरा टर्म पूरा नहीं किया। हर बार सरकारें समय से पहले गिर जाती हैं और इन प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी वजह रही नेताओं में करप्शन। नेपाल के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली पर भी करप्शन के गंभीर आरोप लगे। दूसरी तरफ इन नेताओं के बच्चे लग्जरी लाइफस्टाइल सोशल मीडिया पर सामने आई, जहां वे इंपोर्टेड कारों में घूमते लाखों के बैग्स लेकर तस्वीरें डालते। वहीं आम जनता भुखमरी और बेरोजगारी से जूझ रही थी। हालात इतने खराब हो गए कि जनता सोचने लगी, राजतंत्र खत्म होने से आखिर हमें क्या मिला? यही सवाल गुस्सा और नौजवानों को सड़क पर ले आया, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट नेपाल की राजनीति में गहराते असंतोष और जनता की बदलती उम्मीदों का साफ संकेत था। इन नेताओं की बच्चों की लाइफस्टाइल से माहौल इतना गर्मा गया कि सोशल मीडिया पर #नेपोकिड जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। देखते ही देखते वायरल हो गए। सरकार को लगा कि इन ट्रेंड्स के जरिए जनता का गुस्सा और असंतोष हमारे खिलाफ भड़क रहा है, इसीलिए उन्होंने सोशल मीडिया पे कंट्रोल लगाने की कोशिश की। सरकार ने गाइडलाइंस जारी की कि नेपाल में चल रहे हर प्लेटफॉर्म को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। टिकटॉक और वाइबर जैसे ऐप्स ने तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ने इसमें देरी कर दी। नतीजा ये हुआ कि इन सभी प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं, कुल मिलाकर 26 एप्लीकेशंस पर पाबंदी लगाई गई।
जब जनता ने देखा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है और बोलने का हक छीना जा रहा है तो गुस्सा और बढ़ गया। यही कारण बना कि प्रोटेस्ट और उग्र हो गए और लोग ये मानने लगे कि सरकार अब लोकतंत्र को खत्म कर एक बार फिर सेंसरशिप और दबाव की राह पर बढ़ रही है। इन प्रोटेस्ट का इतना असर हुआ कि आखिरकार नेपाल के प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। लगातार बढ़ते दबाव और जनता के गुस्से ने सरकार को हिला दिया। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि फाइनेंस मिनिस्टर को लोगों ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर चप्पल जूतों से पीटा। ये नजारा सिर्फ एक मंत्री की बेइज्जती का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ जनता की गुस्से की पहचान बन गया। इन घटनाओं ने साफ कर दिया कि अब लोग करप्शन, बेरोजगारी और अनइक्वालिटी को और बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेपाल का यह आंदोलन आने वाले समय की राजनीति के लिए एक वार्निंग बन गया। ये तो सिर्फ नेपाल की कहानी थी, लेकिन अगर हम पूरे साउथ एशिया पर नजर डालें तो हालात और भी चौंकाने वाले हैं। पिछले कुछ सालों में एक के बाद एक डेमोक्रेटिक सरकारें गिरती चली गई। म्यांमार में 2021 में सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान में 2022 में इमरान खान की सरकार गिराई गई। उसी साल श्रीलंका में आर्थिक संकट ने राष्ट्रपति को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 2024 में बांग्लादेश की सरकार गिर गई और अब 2025 में नेपाल की सरकार भी धराशायी हो गई। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सी थ्योरीज मानती है कि इसमें किसी सुपर पावर का हाथ हो सकता है। जैसे कि बांग्लादेश के मामले में अमेरिका का हाथ सामने आया, उसी तरह श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही देखा गया, लेकिन अभी तक इसका कोई पक्का सबूत सामने नहीं आया है। तो वजह सिर्फ दो ही हो सकती हैं, या तो किसी सुपर पावर की चाल या फिर साउथ एशिया की राजनीति में फैल रहा करप्शन। यही करप्शन जनता को सड़कों पर उतरने पर मजबूर करता है और सरकारों को गिरा देता है। अब बड़ा सवाल ये है, अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो अगला टारगेट कौन होगा? क्या हमारा इंडिया भी कभी इस लिस्ट की चपेट में आ सकता है? दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।